अगर आप बिहार बोर्ड की परीक्षा में बढ़िया नंबर से पास होना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल सेट सॉल्व करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के मॉडल सेट 3 सॉल्व करेंगे और इसके पीछे वाला जो भी वीडियो नहीं देखे वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन है और यही सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछी जाती है। और आप वीडियो को शांत जगह होकर के देखिए क्योंकि आपके पास अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है और जो भी बचा हुआ आपके पास समय वह काफ़ी अनोखा समय बचा हुआ है। और जितना भी प्रश्न आपको ये बताएंगे ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि आज की वीडियो में कौन कौन सा प्रश्न है। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और आपको बता देना चाहेंगे कि आप कई जगह भी भटक रहे हैं तो भटकना आप छोड़ दीजिए। काफ़ी कम समय बचा हुआ है और अनोखा समय बचा हुआ है। आइए देखते हैं सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है और इसका जवाब देते रहिए। जितना ज़्यादा आप जवाब दीजिएगा बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी होगी और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी से हो पाएगी। और जिस प्रश्न का जवाब आपको नहीं पता है हम आपको बताएंगे तो मिला लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था आपको ये बतानी है। तो आपको ऑप्शन यदि हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन कह रहा है औद्योगिक क्रांति, अगला ऑप्शन कह रहा है कि अमेरिकी क्रांति, अगला ऑप्शन कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति और इसके बाद वाला ऑप्शन कह रहा है कि चीनी क्रांति। तो आपको बताना है इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, यानी ऑप्शन ई जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप मिलाते जाइए कि क्या आपने प्रश्न का जवाब सही दिया है, नहीं सही जवाब दिया है तो ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। और मैथ का वीडियो आप जरूर देखिएगा, पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझा करके आपको बता रहे हैं जिससे कि दिक्कत नहीं होगी। अगर आप हमारी पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए तो लगातार वीडियो देखिए और आपको लगातार हम 10 सेट कंप्लीट कराने वाले हैं तो 10 सेट जरूर देखिएगा। और 300 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज का जो वीडियो ला करके दिए हैं यानी कि 300 बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो सभी वीडियो जरूर देख लीजिएगा और तैयारी कीजिए बढ़िया से। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, बातें न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का जो आविष्कार है वह किस देश में हुआ था। चीन में, जापान में, जर्मनी में या फिर रोम में। तो देखिए कागज का आविष्कार की बात करते हैं तो चीन में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता जो है वह किस वर्ष लागू की गई थी आपको ये बतानी है। तो यदि सही उत्तर की बात करते हैं इसकी तो लगभग इसकी सही उत्तर हो जाएगी ऑप्शन डी नंबर, इसकी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी कि 1804। कब हो जाएगी, 1804 इसकी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है तो बढ़िया से याद कर लीजिए कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक जो राज्य है वह कौन सा है। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन दे रहा है कर्नाटक, झारखंड, गोवा या फिर उड़ीसा। देखिए इसके सही उत्तर की यदि हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, कर्नाटक। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त जो मिट्टी है वो कौन सी है। तो देखिए कपास मिट्टी की यदि हम बात करते हैं कपास के लिए तो काली मिट्टी उपयुक्त है उसके लिए, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। बक्साइट का उपयोग, तो देखिए बक्साइट का उपयोग यदि हम बात करते हैं तो बक्साइट का उपयोग जो होता है वो आपका होता है किसमें, एल्युमिनियम में, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। जवाब देने का प्रयास कीजिए, जिसका जवाब नहीं पता है उसे आप ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है। और अंतिम में हमें जरूर यह बताते रहिएगा कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम जो है वह क्या होता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी की अलगवाद होता है, यानी ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न है हम सभी का कि श्रीलंका की बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की जो भाषा है वह क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की सिंहली। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सिंहली। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि कौन ऐसा क्षेत्र है जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो आपको बता देना चाहेंगे कि आप लोग सभी जानते हैं कि तृतीय जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के 1995। कब हुई थी? 1995, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। सबसे पहली भूमिगत जो रेल है वह कब बनी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए की 1863 ईस्वी। कब? तो 1863 ईस्वी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया का नाम आप सुने होंगे जब आप पढ़े होंगे, तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है, नहीं भी पढ़े हैं तो याद कर लीजिए, आपको हम बता देते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए गिरमिटिया की यदि हम बात करते हैं तो अनुबंधित मजदूर जो होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, बी नंबर बोल दिए, ए नंबर होगा। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा अनुबंधित मजदूर। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा बोलते बोलते होता है ना, समझ में नहीं आता कि क्या बोल दिया गया है ना, कुछ गड़बड़ बुला जाता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। जो मुद्रण तकनीक का विकास हुआ था वह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो देखिए इसमें से ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, इसका आंसर होगा चीन। क्या होगा? चीन। ऑप्शन बी इसमें का छूट गया है, इसका उत्तर होगा चीन। याद कर लीजिए कि मुद्रण तकनीक का जो विकास हुआ था वह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो चीन हुआ था, यानी कि चीन में, यानी ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन लिख लीजिए, छूट गया है। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि अल हिलाल का संपादन डैश ने किया था। अल हिलाल का संपादन जो है वह किसने किया था, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना आज़ाद ने, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मौलाना आज़ाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम सभी का है कि रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक डैश था। रूसी क्रांति के समय जो था वह शासक था, वह कौन था, आपको ये बतानी है। तो देखिए इसके सही उत्तर की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह, इसका सही उत्तर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय, यानी ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जार निकोलस द्वितीय, है ना। रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय था, यानी कि ऑप्शन सी। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का कि सन 1870 में फ्रांस तथा प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहाँ हुआ था, ये आपको बतानी है। तो देखिए इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है, ये सेडान युद्ध हुआ था, मतलब सेडान में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या थी? ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस जो है किसकी रचना है, कई बार ये पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा कि वार एंड पीस जो है वह किसकी रचना है, तो वह है टॉल्स्टॉय की, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का, अगला नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी, आपको ये बतानी है। तो देखिए इसके सही उत्तर की यदि हम बात करते हैं तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1907 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। जो रंपा विद्रोह हुआ था वह कब हुआ था, आपको ये बतानी है। तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना है वह कब की थी, तो वह की थी 1907 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी 1907। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न है हम सभी का कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, आपको ये बताना है, यानी कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन बी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का जो है वह मंदिर कहा था। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन डी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि इनमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। इनमें से कौन ऐसा जीव है जो क्या होता है, केवल भारत में ही पाया जाता है।
तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि घड़ियाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए घड़ियाल। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक जो स्थल है वो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जादूगोड़ा, यानी कि ऑप्शन डी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न है हम सभी का कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। किस फसल को, यानी कि कौन ऐसा फसल है जिसे हम लोग उजला सोना के नाम से जानते हैं? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर कपास, यानी कि ऑप्शन बी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि संसार के चावल उत्पादन देशों में भारत का स्थान क्या है। यानी कि विश्व के या संसार के जो चावल उत्पादक जो देश है उनमें भारत का कौन सा स्थान रहा है, आपको ये बतानी है। तो भारत का स्थान रहा है लगभग दूसरा, यानी कि ऑप्शन बी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की जो संख्या है वह कितनी है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि 16। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 16। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल, यानी कि मेट्रो रेल जो है वह कहाँ पे उपस्थित है, किन शहरों में उपस्थित है? तो देखिए इसकी सही उत्तर की यदि हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता एवं दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। काफ़ी आसान प्रश्न है, फटाफट जवाब बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह क्या है। तो देखिए भारत की राष्ट्रीय पक्षी तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या है। तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा कि मयूर, यानी कि मोर। ठीक है, मयूर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी जो कृषि है वह किस राज्य में प्रचलित है, आपको ये बतानी है। तो इसका सही उत्तर यदि हम बात करते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की जो है वह विशेषता नहीं है, ये आपको ये बतानी है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि एकहरी शासन व्यवस्था। एकहरी शासन व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो था वह कब बना हुआ था, आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1905, यानी कि ऑप्शन बी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो है वो क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो वह कहा जाता है राजनीतिक दल को, यानी कि ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह दल नहीं है। कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, या लोक जनशक्ति पार्टी, या फिर भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए इसमें से कौन जो है एक दल नहीं है। तो इसका सही उत्तर यदि हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि लोक जनशक्ति पार्टी, यानी कि ऑप्शन सी लोक जनशक्ति पार्टी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था जो है वह की गई है। तो देखिए भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था जो की गई है वह अप्रत्यक्ष की गई है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। यहाँ पे प्रशासन होगा, गलती टाइप हुआ है, यहाँ पे प्रशासन होगा, सुधार लीजिएगा कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है मजबूत, ढीली, अति मजबूत, या फिर कठोर। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि ढीली होती है। क्या होती है? ढीली होती है, यानी कि ऑप्शन बी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि बहुदलीय व्यवस्था में, यानी कि ऑप्शन जो सी हो जाएगा वह बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का है कि भारत में 1977 ईस्वी में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली थी। भारत में 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को जो है बहुमत मिली थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की जनता पार्टी को। किसको? जनता पार्टी, यानी कि ऑप्शन बी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का इनमें से जो केंद्रीय बैंक है वह कौन है। तो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए।
अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी वह कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की 1986 ईस्वी, ऑप्शन ए। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कि सन 2008 से लेकर के 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति जो आय थी वह कितनी थी, कितने रुपए थी, आपको ये बतानी है। तो देखिए सन 2008 से लेकर के 2009 के अनुसार यदि भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय की यदि हम बात करते हैं तो वह लगभग थी 25,494 रुपये, यानी कि ऑप्शन हो जाएगी बी नंबर। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है हम सभी का कि आधुनिक मुद्रा कोई है, यह कथन किसका है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय जो है यह मुद्रा कोई है, इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा, आपको ये बतानी है। मतलब ये किनका जो है ये है, मतलब कि कथन ये जो है वह किसका है। तो देखिए इसके सही उत्तर की यदि हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की मार्शल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मार्शल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कि एटीएम के द्वारा पैसा निकालने व जमा किए जा सकते हैं। एटीएम के द्वारा पैसा निकाले या जमा किए जा सकते हैं। ऑप्शन देखिए कह रहा है कि 24 घंटा, 6 घंटे, 12 घंटे या 9 घंटे। तो देखिए 24 घंटा आप जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी कर सकते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिहार की सेवा ही ऐसी ढीली चल रही है, सरकार ही ढीली चलती है। चलिए उसे क्या करना है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो कह रहा है कि आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है। आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है भारत, नेपाल, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। तो देखिए इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि भारत ही है। क्या है, भारत। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कि ISI चिन्ह अंकित है। ISI चिन्ह अंकित है, आपको बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1500 उत्पादकों पर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1500 उत्पादकों पर। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली जो संस्था है वह कौन है, आपको ये बतानी है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर की इनमें से जो है वह कोई नहीं है, क्योंकि विश्व बैंक भी नहीं है, IMF भी नहीं है और UNO भी नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ पहले तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आगे से आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, यानी कि वीडियो आपको मिला करे, लाइव क्लास, लाइव टेस्ट का, हर चीज़ का। चलिए तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर जो सुनामी है वह आया हुआ था। तो इसका आया हुआ था बंगाल की खाड़ी में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपको पता ही है कि कोसी नदी को ही कहा जाता है, कोसी नदी। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन इधर उधर गड़बड़ हो गया है, इधर नीचे सी दिखा रहा है ना। तो कोसी नदी होगा, बस इतना ही याद करके रखिए, कोसी, यानी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आपका कोसी। तो ये रहा आपका 48 प्रश्न आज के इस वीडियो में, और ऐसा ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। लगातार आप वीडियो देख लीजिए 10 सेट का। अगर आप 10 सेट तैयार कर लिए अगर किसी भी सब्जेक्ट का, तो समझ जाइए आपकी पूर्ण रूप में तैयारी हो जाएगी, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए।